नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जेएनयू-एसयू लीडर कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल से रिहा। सख्त सिक्योरिटी के बीच पुलिस ने पहुंचाया जेएनयू। ऐवान में जारी तातुल को खत्म करने के लिए वजीर आजम ने की पहल। सियासी मफाद के लिए ऐवान का वकार मजरूह न करने और अहम बिलों की मंजूरी में ताउन करने की अपोजिशन से अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कांग्रेस नायब सदर को बताया एहसास कमतरी का शिकार। कहा कुछ लोग बात देर से समझते हैं। वजीर आजम का कांग्रेस को सख्त जवाब। 60 साल में गरीबी खत्म नहीं हो सकी, कांग्रेस ने गरीबी की जड़ें जमा दी। कहा कांग्रेस की नाकामियों से हम सीख रहे हैं। राज्यसभा में कठेरिया की मुतनाज़ा तकरीर पर बहस। अपोजिशन का हंगामा। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दी कठेरिया को क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सरहद पर 50 मीटर लंबी सुरंग बरामद। 3 से 4 फुट सुरंग की गहराई। अक़लियतों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी नहीं, वजारत दाखिला की। नजमा हैबतुल्ला का बयान। लोढ़ा पैनल से कुछ बातों पर नजरसानी को कहा जा सकता है, लेकिन दीगर सिफारिशात को करना होगा नाफिज। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई को जवाब। तो चलिए 9 PM खबरनामे की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। जेएनयू-एसयू लीडर कन्हैया कुमार की जेल से रिहाई हुई है। जी हां, जेएनयू में मुबैना मुल्क मुखालिफ नारेबाजी मामले में मुल्क से गद्दारी का सामना कर रहे जेएनयू-एसयू लीडर कन्हैया कुमार आज तिहाड़ जेल से रिहा हुए। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार को 6 महीने की उबूरी जमानत दी है। कन्हैया कुमार को सख्त सिक्योरिटी के बीच रिहा किया गया और सख्त सिक्योरिटी के बीच इन्हें जेएनयू कैंपस पहुंचाया गया। वाज़ेह है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कन्हैया कुमार की वकला के ग्रुप ने पिटाई की थी, जिसके बाद कन्हैया को सख्त सिक्योरिटी के बीच रिहा किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार को पुलिस की जांच में ताउन करने की हिदायत दी है। चलिए बात मोदी वर्सेस राहुल की। जी हां, पार्लियामेंट में कल राहुल का दिन था तो आज नरेंद्र मोदी का। हम बात कर रहे हैं मोदी की तकरीर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तजवीज पर बोलते हुए राहुल को जमकर निशाना बनाया और अरकान से ऐवान के कार्रवाई में खलल न डालने की अपील की। देखिए पूरी रिपोर्ट। राहुल को मोदी ने बनाया निशाना। कुछ लोगों को बात देर से समझ में आती है। 60 साल में कांग्रेस का काम सिफर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए गांधी खानदान के तमाम अहम अरकान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के इक़्तिबासात का जिक्र करके अपोजिशन का मुंह बंद कर दिया। मोदी ने बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 7 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राहुल के हमलों का जवाब दिया बल्कि और कई बातों का अपनी तकरीर में जिक्र किया। मोदी ने कहा कि मुल्क को नए अफकार और ख्यालात की जरूरत है, लिहाजा एक हफ्ता ऐसा हो जिसमें सिर्फ पहली मर्तबा मुंतखब होने वाले अरकान ही ऐवान में खिताब करें। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर
सिर्फ खवातीन अरकान पार्लियामेंट को ही बोलने का मौका मिले। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पार्लियामेंट में तकरीर एक रोज कबल की गई राहुल की तकरीर का जवाब थी, जिसकी अरबाब इक़्तिदार के खेमे में दिल खोलकर पजीराई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कांग्रेस को करारा जवाब दिए जाने पर मरकजी वुज़रा में खुशी की लहर है। सचमुच में प्रधानमंत्री जी का भाषण से खुश हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं हमारा विपक्ष भी अपना दायित्व को समझ के जो प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है, अच्छा कामों में साथ देने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, उसको वो लोग स्वागत करेंगे और आगे साथ देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। एक स्टेट्समैन, एक राजनेता और एक राष्ट्र नेता, इन सबों के रूप में मिला हुआ था। उन्होंने संसद की गरिमा, सांसदों की गरिमा, गवर्नेंस की गरिमा, ये सारे विषय उठाए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे विपक्ष को समझना चाहिए और नसीहत भी देना चाहिए। और उन्होंने पूरे संसद का और पूरे दलों का आह्वान किया है कि देश को बनाने में हम लोग सब लोग काम करें। मुझे लगता है कि देश के विकास में आज के प्रधानमंत्री का भाषण एक बहुत ही मील के पत्थर के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से हमारी सरकार काम करे उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उसी में उन्होंने रेल की जो तरक्की हो रही है, इतने कठिनाइयों के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बावजूद हम रेल में जो आगे आने की कोशिश करें, उसके लिए उन्होंने जो सराहना की, उसके लिए मैं मानता हूं आगे आने वाले दिनों में पूरी तरह से उनका हमेशा रेल को सहयोग रहा है, रेल को समर्थन रहा है। यही मैं मानता हूं आगे आने वाले दिनों के लिए रेल के लिए एक बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी और उससे हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे। बिल पास हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये पहल है, इससे यकीनन बिल पास होगा। तो उधर अरबाब इक़्तिदार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर ख्वाह कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने इसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की घबराहट से ताबीर किया है। प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ दिनों से बहुत घबराए हुए कांग्रेस से और कांग्रेस के नेतृत्व से लगते हैं। अब उनके टारगेट भी सब बदल गए हैं। कुछ चीजें 2020 पे डाल दिया उन्होंने, कुछ चीजें 2022 पे डाल दिया। 2 साल की सरकार उनकी हर मोर्चे पे असफल हो गई। मोदी सरकार राहुल गांधी फोबिया से ग्रस्त है। कल से ही सरकार के 3 बड़े मंत्री, जेटली जी, राजनाथ जी, सुषमा जी और आज खुद प्रधानमंत्री, केवल श्री राहुल गांधी जी को गलत साबित करने और उन्हें नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक चुनावी भाषण था। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी बात की है, एक तो स्कीम्स के मजाक उड़ाए गए, दूसरी चीज दूसरों को टॉन्ट मारने में ही अपना समाधान समझे। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किसने कटेरिया को क्लीन चिट दी। छोटे से ब्रेक बाद। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बात कठेरिया से जुड़ी हुई है। पूरी खबर हम आपको बता दें कि राज्यसभा में आज कठेरिया के मुतनाज़ा बयान पर बहस हुई। बहस में अपोजिशन ने कठेरिया पर खूब हमले किए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक हुकूमत कठेरिया का दिफा करती नजर आई। हद तो तब हो गई कि मरकजी वजीर दाखिला ने कठेरिया को क्लीन चिट दे दी।
ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली कोई यदि स्पीच दी होती तो शायद जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसमें पहला नाम यदि किसी का होता तो रामशंकर कठेरिया का नाम होता। एक व्यक्ति के खिलाफ आपने उसको सस्पेंड भी नहीं किया, पार्टी से एक्सपेल भी नहीं किया, तो मैसेज देने में आपकी गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम था, ये आपका नहीं काम था। राज्यसभा में मौका था मरकजी मुमलिकती वजीर रामशंकर कठेरिया की मुतनाज़ा तकरीर पर बहस का। इस मौके पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान को दुनिया का वाहिद सेकुलर मुल्क करार दिया। वजीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान ऐसा सेकुलर मुल्क है जहां तमाम दीगर मज़ाहिब के साथ इस्लाम और ईसाइयत भी मिल जाते हैं। जिसे हिंदू और मुस्लिम की बात की जाती है, यहाँ पर इस्लाम के भी 72 फिरके होते हैं। सारी दुनिया में इस्लाम के 72 से अधिक फिरके नहीं होते। इस इतिहास को हमने पढ़ा है और मैं जानता हूं कि इस्लाम के 72 फिरके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें भी नहीं पाए जाते। यदि दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं तो हमारे और आप सबके इस भारत देश में पाए जाते हैं। यह है एक भारत की पहचान। क्रिश्चियनिटी के भी जितने सेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे सेक्ट्स जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन दुनिया का इकलौता देश हमारा भारत है जिस भारत देश में क्रिश्चियनिटी के भी सारे के सारे प्रमुख जितने सेक्ट्स हैं उसके लोग यहां पर पाए जाते हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में कठेरिया को क्लीन चिट दे दी। वजीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने कठेरिया के बयान की CD सुनी है और इसमें कोई मुतनाज़ा बयान नहीं है। और CD को देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने भी मुझे बतलाया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस कारण यह कहा जा सके कि रामशंकर कठेरिया ने कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी है। राजनाथ सिंह ने मुल्क की सेक्युलर छवि और विकार को बचाए रखने के लिए तमाम सियासी जमातों से एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और अब बात करेंगे ETV की खास मुहिम की। ETV न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है गीता को अपनों से मिलाने की। इस मुहिम के तहत हम अपने नाजरीन से 24 घंटे अपील कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी गीता के अपने होने का दावा करता है तो हमें फौरी इत्तला करें। हम उनके दावे को मुतालिका ओहदेदारों तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में झारखंड के जामताड़ा जिले के किस्को जोड़ा सामने आया है जो गीता को अपनी बेटी बता रहा है। क्या है इनके दावे की सच्चाई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हुए खुशी है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इतनी बड़ी मुहिम में ETV को भागीदार बनाने का फैसला किया है, अपील की है। मैं देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि पाकिस्तान से भारत लौटकर आई भारत की बेटी गीता को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ETV हर संभव प्रयास करेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा और गीता को उसके माँ बाप तक जरूर पहुँचाएगा। गीता को अपनों से मिलाने की मुहिम का असर दिखने लगा है। झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना के सोखा किस्कू ने दावा किया है कि गीता उनकी ही बेटी है। इस दावे की हिमायत में किस्कू जोड़े के पास तमाम जवाज और सबूत हैं। हमारी बड़ी लड़की चाईबासा में रहती है, वही न्यूज देखकर हम लोगों को बोला कि हमारा बहन है गीता। इसी से हम लोग फिर छानबीन किए तो गए थाना, रिपोर्ट दिए। मेरी बेटी लेकिन आएगा तो बहुत अच्छा। हम मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। किस्कू जोड़े की मदद करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से साबिक वजीर मथुरा महतो आगे आए हैं। महतो ने ETV न्यूज़ नेटवर्क के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा सुषमा स्वराज से अपील की है कि वो किस्कू के दावों की जांच कराकर गीता को उन्हें सौंपें। ETV के माध्यम से यह हम कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो इनके तक सुपुर्द हो, ये हमारा काम है। ETV न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम भी यही है कि गीता को अपनों से मिलाया जाए। किस्कू के दावों में कितना दम है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन गीता को उसके अपने मिल जाते हैं तो ETV न्यूज़ नेटवर्क की एक मुहिम कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ
अभिषेक कुमार, ईटीवी न्यूज नेटवर्क, धनबाद। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह ने बजट पर अपनी वजारत की मीटिंग बुलाई। इस मौके पर मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि अक़लियतों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी नहीं, वजारत दाखिला की है। उन्होंने कहा कि वज़रा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इससे मतलब नहीं, वज़ीर आज़म और पार्टी सदर के कौल व फेल की वो तकलीद करती हैं। गाइडेंस है कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं या मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट कोई कहता है वो मेरे लिए फाइनल है, और कोई क्या कहता है मुझे से कोई मतलब नहीं। जहां तक के लॉ एंड ऑर्डर का है या केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो मेरी मंत्रालय के अंदर नहीं आता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो होम मिनिस्टर से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर आसाम से है। हम आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने मकामी पार्टी एजीपी से इत्तेहाद किया है, जिसका आज बाकायदा बीजेपी की जानिब से ऐलान किया गया। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। 126 सीटों वाली आसाम असेंबली के लिए एजीपी 24 सीटों पर मुकाबला करेगी, जबकि बकिया सीटों पर बीजेपी और दीगर इत्तेहादी जमातें मुकाबला करेंगी। टोटल सीट 126 है आसाम में, जिसमें एजीपी 24 सीट पे लड़ेगी, जिसकी अभी मैं घोषणा करके उसको पढ़ूंगा अभी आपके सामने। आई गॉट अ लिस्ट। और बाकी सीट बीजेपी स्वयं और अपने और एलाइज के साथ लड़ेगी। ये इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क है। इस अलायंस को लेकर पूरे आसाम में बहुत उत्साह है, लोगों की अपेक्षा है। लोग चाहते हैं वहां की वर्तमान सरकार से मुक्ति और एक आसाम में ऐसी सरकार का गठन जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास की बात करे। कर्नाटक के कोलार और चिक्कबालापुर अजला में पानी की किल्लत को दूर करने का मुतालबा करते हुए बेंगलुरु में एहतजाज कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके सबब 3 किसान शदीद जख्मी हो गए। एहतजाजी किसानों ने इलाके में पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। एहतजाज कशीदा सूरत हाल अख्तियार कर जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मरकजी वजीर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आनंद कुमार और केरला के चीफ सेक्रेटरी पी के मोहंती ने फर्टिलाइजर्स और केमिकल की खरीदी से मुताल्लिक मुआहिदे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ने कहा कि आज का दिन केरला के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस मुआहिदे से जनूबी हिंदुस्तान के किसानों को काफी फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया और दीगर फर्टिलाइजर्स की सप्लाई से मुताल्लिक बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी की गई है। I think today is a big day for farmers of Kerala. Not only farmers of Kerala, farmers of entire South India. With this 1,000 crore rupees loan assistance to FACT by Government of India led by Shri Narendra Bhai Modi, I think the revival of FACT is on. Therefore, I want to congratulate the entire FACT team on behalf of all of you with big hands. और अब बात मार्टिन क्रो के इंतकाल की करेंगे। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह और न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेट कप्तान मार्टिन क्रो का इंतकाल हो गया है। मार्टिन गुज़िश्ता काफी अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनके इंतकाल पर ताज़ियत और पुरसा देने का सिलसिला जारी है।
न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेट कप्तान मार्टिन क्रू इंतकाल कर गए। मार्टिन क्रू ने 77 टेस्ट और 147 वनडे मुकाबलों में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। मार्टिन क्रू तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और रात गए इंतकाल कर गए। वो 53 साल के थे। उनके इंतकाल पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियत का इजहार किया और खिराज अकीदत पेश की। But most of all, actually, people's hearts were touched by the battle that Martin Crowe had with leukemia, his burning desire to be there for the first game of the Cricket World Cup that was hosted in New Zealand and Australia last year, and of course our great sympathies go to Lorraine and his children. मार्टिन क्रू 1962 को न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पैदा हुए। मार्टिन क्रू ने 1982 में टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया, जिनमें 5,444 रन स्कोर किए और 147 एक रोजा मैचेस में 4,700 रन बनाए। टेस्ट में 14 और वनडे में 29 विकेटें हासिल की। मार्टिन क्रू ने आखिरी टेस्ट मैच हिंदुस्तान के खिलाफ 1995 में खेला था। मार्टिन क्रू ने 1990 से 1993 तक न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी की। 1992 में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया था। आलमी कप में उन्होंने 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियां बनाई थीं। 1996 में चोट लगने पर वो खेल से सुबुकदोश हो गए थे और टेलीविजन पर बतौर माहिर क्रिकेटर अपनी राय का इजहार करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो चलिए अब बुलेटिन के अख्तिताम पर आप तिरछी नज़र का मजा लीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।